जय हिंद प्यारे साथियों। नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का अर्जुना बैच, जो कि आपका एकदम और एकदम जो है निःशुल्क है। और ऐसे में आप सभी का कर्तव्य बनता है, जब चीजें अच्छी भी हो और निःशुल्क भी हो तो आपको उसे जो है और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो ऐसे में आप सभी जो है वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह भी करते रहें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी और इतिहास विषय को देख रहे हैं। क्लास 7 की एनसीईआरटी को देख रहे हैं, जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 2, जिसमें हम लोग आज जो है 9वां और 10वां अध्याय दोनों जो है एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि अब जो है ये लास्ट का चैप्टर है। और एनसीईआरटी क्या करती है, पहले से जो है जितना आपका अध्याय आता जाता है चीजें जो है कम करते चली जाती है। तो 9वें और 10वें अध्याय को हम लोग जो है जल्दी से खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास बातें नहीं है। तो हम लोग जो है इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करके आज जो है एनसीईआरटी का काम तमाम कर देने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियों को और उनके जो है निर्माण वगैरह, और भी जो तमाम चीजें हैं उनको हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। आगे आगे यहाँ आपसे दिया गया है अध्याय 9। ठीक है, अब हम लोग जो है एंट्री मार चुके हैं अध्याय 9 में, और जस्ट हम लोग जो है अध्याय 10 को भी जल्द कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट लगेगा और आपका अध्याय नंबर 10वां भी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो है 9वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण वगैरह। तो आप जो है क्षेत्रीय संस्कृतियों वगैरह का जो है कुछ दृश्य वगैरह देख सकते हो, और कुछ आपका जो है नृत्य वगैरह जो है दिखाया गया है ना, है ना। कैसे कैसे ये लोग जो है नृत्य वगैरह कर रहे हैं, कैसे कैसे नृत्य वगैरह हो रहा है ना। तो इसमें जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे नृत्य वगैरह को, है ना। इसमें हम लोग जो है नृत्य वगैरह को पढ़ेंगे, है ना, डांस वगैरह को पढ़ेंगे। तो आप सभी जो है थोड़ा झूम लीजिए, थोड़ा जो है डांस वगैरह जो है कर लीजिए, है ना। थोड़ा डांस वगैरह जो है नृत्य वगैरह कर लीजिए, है ना। लिखते लिखते जो है आपका हाथ वगैरह जो है कांपने लगे होगा, है ना, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो गई है ना, ज्यादा बड़ी हो गई है। तो आप सभी जो है उठ के थोड़ा डांस वगैरह कर लीजिए, ताकि जो है आपके पाँव वगैरह जो है थोड़ा आप में एनर्जी वगैरह आ जाए। तो आप सभी जो है इसी तरीके से जो है जो भी हो रहा है स्टेप वगैरह जो है करते रहिए, है ना। ये वाला डांस मत करना, नहीं तो आप जो है नागिन डांस करने लगो और पीछे से कोई आ जाए बीन वगैरह लेकर, तो आप सभी जो है इच्छाधारी नाग बन जाओ। तो आप सभी जो है थोड़ा अपना पाँव वगैरह जो है फुर्तीला करने के लिए, हाथ वगैरह फुर्तीला करने के लिए थोड़ा 2-4 ठुमका लगा लो, है ना। पढ़ते पढ़ते जो है 2-4 ठुमका लगा लेना चाहिए। तो यहाँ तमाम जो है हमें चित्रकला की शैलियां वगैरह देखने को मिलेगा, और थोड़ा जो है नृत्य वगैरह भी हम लोग करेंगे, है ना। डांस वगैरह भी हम लोग आज खूब ढेर सारा करेंगे, और थोड़ा जो है चित्र वगैरह बनाएंगे, है ना। तो आप सभी भी चित्र बनाइए और थोड़ा डांस वगैरह भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो जिन्होंने जो है डांस वगैरह किया है ना, जिन्होंने जो है डांस वगैरह किया, थोड़ा अपनी कमर वगैरह को जो है डुला लिया, तो उन लोगों ने जो है उन लोगों को अब कमेंट करना चाहिए कि सर हाँ, मैंने जो है डांस वगैरह कर लिया और काफी मजा भी आ गया। तो यहाँ आपसे दिया जा रहा है मलयालम भाषा का विकास। मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ, आइए 2-4 शब्द यहाँ दिया गया है, पढ़ लेते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति जो है ना, पहली साहित्यिक कृतियां जो है लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। प्रत्यक्ष रूप से जो है संस्कृत की ऋणी है, यानी कि मलयालम भाषा जो है संस्कृत की ऋणी है। संस्कृत से ही इसका जन्म हुआ है, इसका जो है ये उपजी है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, है ना, हीरा और मूंगा। यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ जो है साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मणिप्रवालम जो है क्या है, तो आप कहना एक भाषा शैली है। ये हो गया। तो ये आप देख सकते हो मणि प्रवालम, है ना, मणि प्रवालम, है ना।
आप सभी को बिल्कुल समझ में नहीं आया। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या लिखा है। अगर मैं जो है इसको पढ़ा हुआ होता है ना, मलयालम भाषा को जानता होता, तो मैं ऐसे फट से बता देता है ना। तो यहाँ जहां तक है, ये ऊपर वाला शब्द जो लिखा गया है वो होगा मणि प्रवालम, है ना। तो देखो मुझे क्या आ रहा है, मुझे मलयालम पढ़ना आ रहा है ना। हालांकि और आगे क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। तो कोई अगर मलयालम पढ़ लेता हो, जान लेता हो, तो मुझे भी बताना कि भैया ये आगे वाला जो है क्या शब्द जो है लिखा गया है। और इसी यूट्यूब चैनल के बायो में अगर आप जाओगे तो वहां जो है तमाम और भी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां से जो है आप जुड़ सकते हो। और हमें जो है जैसे अन्य भाषा के भी जानकार अगर लोग होंगे तो वो मुझे ये बताएंगे कि उनकी भाषा में जो है तमाम और भी जो रोजमर्रा के शब्द यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं उनकी उनकी भाषा में। तो आप जो है मेरी ये भी जो है थोड़ी बहुत मदद कीजिएगा कि इस शब्द को जो है इस भाषा में क्या कहते हैं। थोड़ा बहुत मुझे जो है 2-4 भाषाओं का सीख आप सभी दे दीजिएगा। कुछ थोड़ा बहुत मैं आपसे भी सीखना चाहता हूँ, है ना। कौन कौन मुझे सिखाएगा, जल्दी जल्दी जो है कमेंट में आप सभी बताना। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ दिया गया है जगन्नाथी, है ना, जगन्नाथी संप्रदाय। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ है। तो आपको बताना है उड़ीसा। क्या बताना है? उड़ीसा। उड़ी बाबा, है ना। मोटू पतलू को आप देखोगे तो क्या कहता, मोटू पतलू या क्या नाम होता है उसका, जो पुलिस रहता है उसमें, कहता उड़ी बाबा। तो उसी तरीके से आपको याद रखना है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ी बाबा यानी कि उड़ीसा, है ना। जगन्नाथ संप्रदाय यानी कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्याय है। आज तक ये बात आपको भैया नोट रखनी है कि आज तक जो है जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का अवतार मान लिया गया। तो ये आप देख सकते हो, काष्ठ की मूर्ति का वगैरह देख सकते हो, चित्र वगैरह जो है देख सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सब ने जो है इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका जो है शासन स्वीकार्य हो जाएगा। यानी कि अगर हम मंदिर पर कब्जा वगैरह कर लेंगे तो जो लोग हैं जो इसके आस्था रखते हैं इन सब में, वो जो है हमारे अधीन हो जाएंगे, हमारी अधीनता वगैरह को स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए जो है मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है। आपने पीछे बहुत बार पढ़ा है कि ये लोग बड़ी बड़ी राजधानियों वगैरह, मंदिर वगैरह बनाने का प्रयत्न करते थे, इससे अपनी भव्यता वगैरह को दर्शाने का प्रयत्न करते थे। तमाम चीजों को आपने पीछे पढ़ लिया है, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे तो आपका जब लास्ट चैप्टर आएगा, लास्ट के 2-3 चैप्टर जब आपके आएंगे, तो जो आपने शुरू में पढ़ा है वही जो है अंत में रिपीट होता है। तो इसलिए जो है इन चर्चाओं में हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा चीज ही देखते चलेंगे, है ना, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते चलेंगे। यहाँ आपसे बताया जा रहा है कथक नृत्य के विषय में, है ना, कथक नृत्य के विषय में। तो चलो सब लोग जो है ये वाला स्टेप करो। कैसे है बाबू, है ना, ऐसे ऐसे सब लोग जो है स्टेप करो। कथक, देखो मैं भी कथक कर रहा हूँ, आप सभी जो है कथक वाला जो है पोज दीजिए, है ना। तो हालांकि मुझे जो है थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ेगा, तब जो है इस तरीके का जो है कर पाऊंगा। तो यहाँ जो है उनके स्टेप वगैरह दिए गए हैं और ये कथक करती हुई एक नायिका आपको दिखाई जा रही है। तो इसे आप देख लीजिए। आगे आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ कहा जा रहा है कथक मूल रूप से उत्तर प्रदेश, कथक कहाँ का नृत्य है तो आपको पता चल गया उत्तर प्रदेश का। और इसी के बहाने आपका जो है यूपी स्पेशल का जो है फैक्ट यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है ना। तो यूपी स्पेशल में आप क्या करोगे, आप कथक को नहीं पढ़ोगे। तो कथक भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार जो है अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियों को लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें जो है रासलीला कहा जाता था। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार वगैरह में जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो है शब्दशः जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और आप सभी के सिलेबस में है, चाहे पीसीएस वाले हों और चाहे आरओ यारो हों, उनके सिलेबस में लगा हुआ है उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल के तहत जो है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और कथक के विषय में दोबारा आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी ने इतना मटेरियल आपको दे दिया है, इतना उपलब्ध करा दिया
है। और आगे जब मैं आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है नृत्य डांस वगैरह जो है सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा, है ना। संगीत वगैरह सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा। तो ये फिर से वही नायिका आ गई हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से की हुई हैं। इस प्रकार से जो है इन्होंने हाथ को ऐसे किया हुआ है। देखो मैं भी कथक करना सीख गया, है ना, चुटकियों में सीख गया कथक करना। आप सभी नहीं सीखे होंगे, है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है कथक नृत्य की कहानी, फिर से वही आ रहा है। तो आगे चलकर यह जो है, आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में जो है फला फूला। कहा? राजस्थान जयपुर के दरबारों में और लखनऊ में, है ना। अवध के अंतिम नवाब, ये आप देख सकते हो वाजिद अली शाह, है ना, वाजिद अली शाह। तो इसको जो है आप देख सकते हो ये दो घरानों में आगे चलकर जो है बढ़ गया। पहले जो है मुगल दरबारों वगैरह में जो है ये संरक्षण वगैरह प्राप्त करता है, फिर धीरे धीरे जो है दो घरानों में बढ़ गया, राजस्थान और जो है लखनऊ। और यहाँ अगर लखनऊ में देखोगे तो अवध जो है ना, लखनऊ में अगर देखोगे तो जो अवध के अंतिम नवाब हैं वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में जो है इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के जो है निकटवर्ती इलाकों में भी जो है पूरी तरीके से पक्के तरीके से जो है फैला भी और वहां संस्थापित भी हुआ। तो ये चीजें जो है आप देख सकते हो। और यहाँ आप देखोगे इसकी प्रस्तुति में जो है क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाता है। जैसे जैसे कोई कहानी बोलेगा उसी अनुसार से जो है स्टेप लेना है ना, उसी अनुसार से जो है स्टेप लेना है। हाथ आगे करना है कि पीछे करना है, कि किस तरीके से ले जाना है ना, ऐसे करना है कि ऐसे करना है, कि वैसे करना है, कि ये करना है कि ये करना है, कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो जैसे जैसे जो है कहानी वगैरह बोली जाती थी उसी अनुसार से जो है स्टेप वगैरह लेना होता था, है ना, स्टेप वगैरह लेना होता था। तो है ना, इसी बहाने जो है मैं पढ़ाते पढ़ाते जो है थोड़ा बहुत मेरा भी जो है प्रैक्टिस हो जा रहा है ना, नृत्य का। तो इसकी जो है प्रस्तुति के लिए क्लिष्ट तथा द्रुत पद का संचालन, उत्तम वेशभूषा आप देख सकते हो, वेशभूषा वगैरह देख सकते हो, पाँव में जो है घुंघरू वगैरह इन्होंने बांध रखा है और एक विशेष प्रकार का जो है पहनावा वगैरह पहन रखा है, तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जो है जोर वगैरह दिया जाता है। तो ये तमाम स्टेप वगैरह भी दिए गए हैं, आप सभी जो है आसान वे में इसे देख सकते हो, समझ सकते हो। आगे यहाँ आपसे जो है तमाम प्रकार के और भी जो है यहाँ नृत्य वगैरह दिए गए हैं। तो यहाँ जो है एक तो ऐसे किया गया है ना, एक तो ऐसे किया गया है और पाव को जो है ऐसे यहाँ लाके फंसा लिया गया है, ये देख सकते हो। और इनका जो है हाव भाव वगैरह देख सकते हो, है ना, हाव भाव वगैरह देख सकते हो, है ना। कहीं जो है इस तरीके से है ना, कहीं ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से है, और कहीं तो जो है इस तरीके से है, और कहीं आप देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखेंगी, है ना। और यहाँ तमाम तरीके को आप देख सकते हो, ऐसे है वैसे है, तमाम प्रकार से है ना। तो ये हाव भाव वगैरह को जो है चित्रित कर रहा है और जो है आप इसे देख सकते हो। और यहाँ आपको जानना है कि भरतनाट्यम जो है कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। ओडिसी कहाँ है, तो उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर की है। तो ये आप देख लो। और प्राय जो है आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है ना, कथकली कहाँ का नृत्य है, कथकली कहाँ का नृत्य है। तो कथकली और कथकली दोनों में जो है अंतर है, डिफरेंस है। और आपको जो है कहीं ना कहीं बीच में अगर दे दिया जाता है तो दिक्कत उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कथकली और कथकली में जो है समानता भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसके राज्य जो है अलग है। एक उत्तर प्रदेश है और दूसरा क्या है, तो केरल। और कुचिपुड़ी वगैरह आप देख सकते हो, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, इतना आपने जान लिया। तो तमाम प्रकार के ये नृत्य वगैरह जो है आपके सन्मुख लगा दिए गए हैं, है ना। आप जो है डांस वगैरह फिर से कर लो थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत कर लो, ऐसे हाव भाव करो, फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो, है ना। तो थोड़ा इंजॉय कर लो, थोड़ा आप भी जो है नाचने गाने का प्रयास कर लो। ऐसा नहीं कि आप जो है लेक्चर बंद करके फिल्म देखने लगो, नाच गाना दूसरा वाला देखने लगो, भोजपुरी वाले में चले जाओ, है ना, उस वाले में मत जाना। यही जो है आप अपना थोड़ा बहुत जो है खड़े होकर जो है गाँवों में कहते हैं पाँव में जो चेंगूरा लग गया है, तो उस चेंगूरे को जो है आप छुड़ा लीजिए, है ना। और उंगली की नसें वगैरह जो है आप थोड़ा बहुत कसरत वगैरह कर लो। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ आपसे दिया गया है कुचिपुड़ी और उसके बाद यहाँ दिया गया है
कथकली, और इसके बाद यहाँ ओडिसी दिया गया है, यहाँ जो है आपका मणिपुरी दिया गया है, और तमाम जो है नृत्य वगैरह देख सकते हो। और ये भरतनाट्यम में जो है नायिका एक विशेष तरह के जो है चेहरे की जो है भाव भंगिमा वगैरह जो है दर्शाई जा रही है। यहाँ आप जो है इनके हाथों को देख सकते हो, पाँव को अगर देखोगे तो एक पाँव उठा के जो है इस वाले हाथ में फंसा लिया गया है, और जो है क्या जो है भाव भंगिमा जो है दिखाई जा रही है, ये सब देख सकते हो, है ना। एक्सप्रेशन वगैरह जो है आप देख सकते हो, है ना। तो ये आप देख लो, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये तमाम प्रकार के नृत्य वगैरह हैं। अगर कुचिपुड़ी की हम लोग बात करें, ठीक है, कुचिपुड़ी की, तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, और इसकी उत्पत्ति जो है 17वीं शताब्दी में एक वैष्णव कवि जो है सिद्धेंद्र योगी ने जो है यक्षगान के रूप में जो है कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की थी। तो तमाम बातें आप यहाँ देख सकते हो। अगर इनके वाद्य यंत्रों की बात की जाए तो मृदंगम है, मंजीरा है, ठीक है, वायलिन या वीणा वगैरह है। तो तमाम बातें यहाँ है। आप सभी जो है वीडियो को थोड़ा जूम करके जो है ना, दिख तो रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा वीडियो वगैरह को जूम करेंगे तो आपको और भी जो है आसान वे में समझ में आ जाएगा, आसान वे में जो है आपको दिख जाएगा, और आपको मजा भी आ जाएगा। तो इसे जो है आप, ठीक है, आपका क्या हो गया, कथकली का जो है चैप्टर खल्लास हो गया। और यहाँ जो है कुचिपुड़ी को जो है आप देख लेना, कुचिपुड़ी का भी जो है आपका चैप्टर खल्लास हो जाएगा। तो आपको जो है संगीत वाले पोर्शन में जो है, नृत्य वाले पोर्शन में जो है कम ही मात्रा में पढ़ाई करना पड़ेगा। और जब उन चीजों को मैं वहां पढ़ाऊंगा तो यहाँ से पढ़ के गए रहोगे तो आपको और भी आसान भाषा में और भी अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। तो आपका कुचिपुड़ी और कथकली समाप्त हो गया, और आपको अब जो है इन सब में से 2-4 का जो है विषय में पढ़ना है, ये आप देख सकते हो। और मैंने कुछ वैसे भी बता दिया जो सीधे की सीधे जो है छोटी परीक्षाओं वगैरह में जो है फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं, फैक्ट के रूप में जो है फेंक दिए जाते हैं, और आपको काफी उससे नुकसान भी हो जाता है। तो ये बातें आप जो है, ये चीजें जो है आप नोट कर सकते हो, और ये देख सकते हो तमाम प्रकार के जो है नृत्य वगैरह जो है आपको दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हो कथाकली, है ना, कथाकली। तो कथाकली में ये चित्र वगैरह आप देख सकते हो, है ना, कथाकली वगैरह का स्वरूप देख सकते हो। आगे हम लोग बात करेंगे, यहां दिया गया है लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, लघु चित्र यानी कि छोटे छोटे चित्र, है ना, छोटे छोटे चित्र। तो आइए देखते हैं क्या बात कही जा रही है। तो ये आप देख सकते हो छोटे छोटे चित्र, जैसे फर्श वगैरह पर बना दिया गया है ना, दीवार वगैरह पर जो है बना दिया गया है, कागज वगैरह में जो है छोटे छोटे चित्र वगैरह बना दिए गए, है ना। जैसे आज हम मार्केट में जाते हैं और छोटे छोटे जो है पेंटिंग वगैरह लेकर आते हैं, दीवार वगैरह में लगाते हैं। तो सेम उसी प्रकार से आप इसे समझ सकते हो, इसे आप जान सकते हो। यहां कहा जा रहा है कि लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं, है ना। लघु चित्र, आपको इनका नाम ही जो है सुनकर समझ में आ जाना चाहिए कि ये छोटे ही होंगे, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। ये बात आपको नोट रखनी है बाबू। प्राचीनतम लघु चित्र जो है ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। आपको मैंने जो है एनसीईआरटी में पीछे ही जो है क्लास 6 में पढ़ा दिया था, और जब इस चैप्टर को आरंभ किया था तब भी जो है हमने पहले और दूसरे चैप्टर के अंतर्गत जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी में भी चीजों को देखा था, और मैंने जो है सारी चीजों को इकट्ठा ही कंप्लीट कर दिया था। तो ये आप अगर देखोगे, यहां अगर आप देखोगे, है ना, यहां अगर आप देखोगे, यहां अगर आप देखोगे तो जो प्राचीन थी वो तो किस पर लिखी जा रही हैं, तो ताड़पत्रों वगैरह पर, तख्तियों वगैरह पर लकड़ी के लिखी जा रही हैं। लेकिन यहाँ जो है ये छोटे छोटे जो है कागज या कपड़े वगैरह पर लिखा जा रहा है। तो यहाँ जो है एनसीईआरटी ने एक शब्द में जो है, एक लाइन में जो है अपना अंतर भी जो है डिफाइन कर दिया, अपना अंतर भी जो है अलग कर दिया। तो ये चीज आपको जो है जाने रहना है। मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर और शाहजहां ने जो है अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, जो प्राथमिक रूप से जो है से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी। मैंने पीछे जो है इनके विषय में पढ़ा दिया है, और उनमें जो है दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, ये बात आपको नोट रखनी है कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है ना, तो कई ऐसे चित्रकार वगैरह जो है अनेक जगहों पर फैल जाते हैं। तो इससे अन्य जगह भी जो है ये चित्रकला वगैरह का विकास हो जाता है, चित्रकला वगैरह जो है फैल जाती है। तो यही बात यहाँ जानना था, यही बात आपको नोट रखना था। आगे यहाँ कहा जा रहा है आधुनिक हिमालय प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका, है ना, 17वीं शताब्दी के बाद
वाले वर्षों में जो है इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण भाव प्रवण शैली का विकास हुआ, जिसे जो है बसोहली शैली, ठीक है, बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। तो ये भानुदत्त की जो है रसमंजरी है, और जो इसका चित्रण किया गया है ये आप जो है प्रत्यक्ष तरीके से देख सकते हो, अपने हाथों से देख सकते हो, अपनी निगाहों से देख सकते हो, है ना, प्रत्यक्ष तरीके से जो है आपको दिखाई गई है, बताई गई है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। कौन सी शैली? तो बसोहली, है ना। बसोहली शैली किस टाइप की होती थी? तो ये साहसपूर्ण होती थी और भाव प्रवण होती थी, है ना, साहसपूर्ण और भाव प्रवण होती थी। कौन सी शैली? तो बसोहली शैली। और बसोहली शैली में जो है भानुदत्त की रसमंजरी का जो है चित्रांकन किया गया है। ये आप देख सकते हो, ये भानुदत्त की रसमंजरी है। आप इसे जो है एक बार देख लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये दिख गया। आगे बढ़ते हैं। 1739 में जो है नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार जो है, जब नादिर शाह वगैरह जो है आक्रमण वगैरह करता है तो बहुत से चित्रकार वगैरह जो है डर वगैरह के या और भी कारणों से जो है भाग के अन्य जगहों पर चले जाते हैं। तो ऐसे में जो है ये शैलियां और जगह भी विकसित होती हैं, जिनमें से हमें दिखाई देगी कौन सी? तो हमें दिखाई देगी कांगड़ा शैली। कौन सी शैली? कांगड़ा, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग जो है भाग कर जाते हैं और उनके लिए जो है आश्रयदाता तैयार रहते हैं कि आओ बाबू तुम चित्रकार हो, हमारे यहाँ चले आओ। तो ऐसे जो है पहाड़ी क्षेत्रों वगैरह में क्या विकसित हुई? तो कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली की जो विशेषता है वह यह है कि ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का जो है काव्यात्मक निरूपण जो है कांगड़ा शैली की जो है विशेषता है। तो कांगड़ा शैली आपको पता चल गई। आगे और भी जो है चीजें दी गई हैं कांगड़ा शैली के विषय में, आप सभी जानते रहिएगा। लेकिन कांगड़ा शैली की ये वाली विशेषता जो है आप हमेशा नोट रखिएगा, है ना, जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है। आप सब जो है ऐसे दिया बाती लेकर खोजोगे तब भी जो है ऐसे फैक्ट आपको देखने को जो है ब्रांड पुस्तकों में नहीं मिलेगा। और आप जो है सौभाग्य मानी कि एनसीईआरटी ने ऐसा फैक्ट डाटा दे रखा है। यहां हम लोग जो है बंगाल के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा लेंगे। तो बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी जो है संस्कृत की ऋणी है। तो संस्कृत से कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए तो बांग्ला या बंगाली भाषा वगैरह का जो है उद्भव हो रहा है, और दूसरी उससे जो है स्वतंत्र है, उससे अलग है। पहली श्रेणी में जो है संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्यों जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है आदि शामिल हैं। तो ये मंगल काव्य वगैरह जो है देख सकते हो। और एक बात जो है आपको नोट रखना है, बंगाल में मंदिरों की शक्ल या आकृति जो है बंगाल की छप्पर झोपड़ियों की तरह जो है दो चाला चौचाला के नाम से, ये चीज आप यहाँ नोट रखिएगा, दो चाला और चौचाला, है ना। जैसे बंगाल में मंदिरों की शक्ल या आकृति, ठीक है, बंगाल की छप्पर झोपड़ियों की तरह थी, ठीक है। तो दोनों मैच खाते थे। क्या मैच खाते थे? मंदिर और जो है झोपड़ियों के छप्पर वगैरह, है ना, दोनों की शक्ल जो है मैच खाती थी। क्या था? दो चाला और चौचाला, यानी कि दो चाला दो छतों वाली और चौचाला यानी कि चार छतों वाली। तो ये आपको नोट रखना है। और इसमें जो है मैंने पहले से ही 3 स्टार लगा रखा है और 2 मैं आप लगा दे रहा हूं, तो ये इसमें आपका लग गया 5 स्टार। तो ये बात आप नोट रखना, है ना, क्योंकि अब अभी तक आपने देखा कि उसमें जो है मांस मछली वगैरह का जो है जिक्र नहीं किया गया है, तमाम ऐसे हैं। लेकिन यहां आपसे दिया जा रहा है बृहद धर्म, है ना, बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने जो है स्थानीय ब्राह्मणों को जो है कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी है। ब्राह्मणों को जो है मछली खाने की अनुमति दी है। तो ये आप देख सकते हो, है ना, ठीक है। बृहद धर्म पुराण है ना, बृहद धर्म पुराण है जो कुछ ब्राह्मणों को जो है कुछ खास प्रकार की मछलियां खाने का अनुमति दे रही है, वो भी बंगाल के क्षेत्र में। तो ये आप देख सकते हो, ये पॉइंट आप नोट रखना। हो सकता है कभी भी एग्जामिनर का मूड घूम जाए तो ऐसे क्वेश्चन बना दे, तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका महत्वपूर्ण है। इसे जो है आप जरूर ध्यान रखना, इसे जो है आप जरूर याद रखना।
अब देखो हम लोग जो है अध्याय 10 में प्रवेश कर चुके हैं। अध्याय 10 का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। आप देखोगे, ठीक है, ये वही चीज है, आगे बढ़ चलते हैं। तो हम लोग एंट्री मार चुके हैं अध्याय 10 में। अध्याय 10 का नाम है 18वीं शताब्दी में जो है नए राजनीतिक गठन वगैरह की बात की जा रही है। तो 18वीं शताब्दी जब आएगा तो यहां हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब वगैरह जो है अल्लाह को प्यारा हो जाता है। फिर उसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी आएंगे वो सब जो है किसी काम के नहीं रहेंगे, है ना, कहीं ना कहीं जो है कठपुतली के रूप में भी वो लोग काम करेंगे। फिर हम देखेंगे तमाम और भी शक्तियां जो है उभर रही हैं, है ना, बंगाल हो गया, इधर मराठा हो गया, है ना, और उसके बाद जो है नवाब वगैरह हो गए, यानी कि तमाम शक्तियां जो है और उभर रही हैं। और ऐसे में जो है मुगल साम्राज्य वगैरह जो है इसका पतन वगैरह हो रहा है, शासक वगैरह जो है शक्तिशाली नहीं है, और तमाम प्रकार की जो है कंपनियां वगैरह आ गई हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भी आकर जो है यहाँ जगह वगैरह रुका लेती है ना, हड़प लेती है यहाँ के जगह जमीन को, कुछ लोगों को जो है अपने अंडर वगैरह में कर लेती है। तो यहाँ से जो टॉपिक है, यहाँ हम लोग जो है अब यहाँ से जो बातें कही जाएंगी, कुछ चीजें हमें जो है जो हमने पहले से लेकर 9वें अध्याय तक पढ़ा था, बहुत सारी चीजें इस अध्याय में रिपीट होंगी। और यही अध्याय जो है हमें क्लास 8 में भी पढ़ना पड़ेगा, और जब हम 12th की पढ़ेंगे तो वहां भी जो है यही सारा कुछ हमें दिखने वाला है। तो ऐसे में जो है हमें इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ समझना नहीं चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो, है ना। तो इसलिए जो है हम इसमें जो है ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग ज्यादा कुछ पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। बस जितना मैंने बता दिया, जितना मैंने समझा दिया, यही सब अब इसमें होगा, है ना। पानीपत का युद्ध वगैरह होगा, और मराठाओं को जो है ये लोग जो है तमाम प्रकार के कर वगैरह लेते थे, तो इससे जो है कुछ लोग काफी नाराज हो गए थे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध वगैरह होता है, तो उसमें जो है काफी लोग जो है अपनी सेना पीछे हटा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बीच में मराठाओं में जो है कुछ शक्ति बढ़ती जा रही थी, कुछ लोग जो है जबरी जो है कर वगैरह वसूलते थे, लेते थे। तो इसी वजह से जो है आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो चीजों को और भी डिफाइन तरीके से, अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो कुछ लोग जो है मराठाओं में जो है काफी सख्त हो गए थे। तो ऐसे में जो है जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है तो देखते होंगे आपने कुछ लोग जो है ना, मूवी में आपने देखा होगा। तो आप जो है अगर आप पहले से नहीं पढ़े रहोगे तो मूवी देखा होगा, तो जिन्होंने जो है सेना को पीछे हटा लिया था, है ना, भले ही जो है सदाशिव भाऊ अच्छे थे, है ना, भले ही अच्छे थे, लेकिन उनके कुछ कुछ साथियों की वजह से, उनके कुछ लोगों की वजह से जो है उनको सहायता नहीं मिली, है ना, उनको सहायता नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं जो है अपने भी जो है हमें हमारे साथ गद्दारी वगैरह करते हैं। तो ये देख सकते हो। तो उस समय आप देखोगे तो इधर जो है सिख वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, गुजरात, मालवा, अवध, बंगाल, है ना, हैदराबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद, फिर इधर लखनऊ, इधर ग्वालियर वगैरह। तो तमाम जो है आप उभरते हुए जो है छोटे छोटे शक्तियों वगैरह को भी देखोगे, तो ऐसे में जो है बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये अब जो ये चैप्टर है, ये 10वां वाला, ये कहीं ना कहीं आधुनिक भारत से जो है संबंध रखने लगता है, और इसके बहुत से डाटा फैक्ट जो है हमें उसमें मिल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हमें जो है इसकी चर्चा बस छोटी सी कर लेनी चाहिए, 2-4 मिनट और इस पर जो है गंवा देना चाहिए। उसके बाद जो है और हमें जो है आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो यहाँ औरंगजेब की मृत्यु हो रही है, पानीपत का तीसरा युद्ध भी हो रहा है, और लगभग जो है 65 के आसपास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपना कब्जा वगैरह जो है ये कर लिया है। आप देख सकते हो, है ना, पूर्वी भारत में जो है बहुत से बड़े क्षेत्र पर जो है इसने अपना कब्जा कर लिया, बहुत से क्षेत्र को जो है इसने हड़प लिया, है ना। तो यहाँ आपसे एक शब्द और कहा जा रहा है, मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए जो है संकट की स्थिति क्या थी। तो संकट की स्थिति मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन आप यहाँ कुछ चीजों को देखो। तो यहाँ कहा जा रहा है मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जिन 3 प्रमुख राज्यों अवध, बंगाल एवं हैदराबाद का उदय हुआ, उन्होंने जो है राजस्व कर वसूलने की इजारेदारी व्यवस्था अपनाई। तो इजारेदारी व्यवस्था आप देख सकते हो, है ना। मुगलों की जो है दूसरी प्रथा थी, तो उससे जो है ये लोग नाराज थे। तो इससे अच्छा है कि इजारेदारी प्रथा वगैरह को अपनाओ भैया। तो ये लोग जो है कौन कौन से, अवध, बंगाल एवं हैदराबाद वाले क्या अपना रहे हैं, तो इजारेदारी प्रथा, यानी कि कर वसूलने की इजारेदारी प्रथा को जो है ये लोग अपना रहे हैं। ये लोग जो है उसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, है ना। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी, है ना, इतनी बात जो है आपने समझ लिया होगा।
इतनी बात जो है आपने समझ लिया होगा। फिर जो है यहाँ कुछ बातें और कही जा रही हैं। तो देखो, मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर जो है किस प्रकार पहुंचा था, और फिर जो है 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उनके सामने तरह तरह के संकट वगैरह जो है आकर खड़े होने लगे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ, यानी कि बादशाह औरंगजेब ने जो है दक्कन में, ठीक है, दक्कन में जो है लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को जो है बहुत मात्रा में खर्च कर दिया था। एकदम जो है गरीबी वगैरह की स्थिति आ गई थी। तो आपने देखा होगा कि जो कर वगैरह जो है अकबर के समय बंद होते हैं, वो सारे फिर से जो है एक्टिव हो जाते हैं, फिर से लागू हो जाते हैं। तो आप जो है इन चीजों को इस प्रकार से, इस वे में देख सकते हो। और आगे यहाँ से कहा जा रहा है, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। अनेक आर्थिक व राजनीतिक संकट वगैरह का सामना करना पड़ा है ना, मुगलों को जो है बहुत सारा संकट वगैरह का सामना करना पड़ा। और नादिर शाह और अब्दाली वगैरह का जो आक्रमण हुआ, उससे भी जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी क्षति वगैरह पहुंची। और कुछ मुगल बादशाह वगैरह जो है कठपुतली बनने लगे। तो इसलिए जो है मुगलों की सत्ता वगैरह जो है छीण वगैरह होने लगी है ना, समाप्त होने लगी, नष्ट होने लगी। तो ये तमाम बातें जो है आप जान सकते हो, तमाम बातें आप जो है समझ सकते हो। आगे आगे आपसे जो है आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए आगाज, एक नए शुरुआत के साथ, और एक नए अध्याय, एक नए ऊर्जा उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। और आज जो है मैं इस एनसीईआरटी के समाप्ति का जो है उद्घोष कर रहा हूं। आज जो है आपका क्लास 7th की एनसीईआरटी जो है पूरी तरीके से जो है हम लोग पूरी तरीके से जो है खंगोल खंगोल कर जो है इसे समाप्त कर चुके हैं। अब इसमें जो है कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जो महत्वपूर्ण हो। तो ऐसे में जो है अब हम लोग जो है इस क्लास की समाप्ति का उद्घोष जो है पूरी अच्छी तरीके से धो और ढोल नगाड़ों को बजाते हुए कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।